नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और 10 राज्यों की 49 सीटों पर आज 5वां चरण का भीषण रण चढ़ रहा है। और इसी बीच इस वक्त ये एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जो बड़ी खबर आ रही है एटा से। एटा में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो मिलने का मामला सामने आया है, जहां पर चुनाव आयोग ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए उस वक्त जो वोटिंग हुई उसे कैंसिल कर दिया है। फरुखाबाद के बाद एक पोलिंग स्टेशन जो था एटा जिले का अलीगंज फरुखाबाद सीट का ये हिस्सा है, जहां पर वोटिंग हुई और एक वीडियो वायरल हुआ। और इस वीडियो वायरल का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। बार बार वोट डालने वाला आरोपी राजन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है और संगीन धाराओं में आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया है। पूरी पोलिंग टीम को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। अपने आप में 5वें चरण तक ये एक सबसे बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से, और इस कार्रवाई से एक संदेश भी कि चुनाव में जो गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने आप में एक बड़ी खबर। हालांकि इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो राजनीति भी हुई, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पूरे मामले को उठाया भी गया और वहीं चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। एटा का दरअसल मामला है जहां पर बूथ कैप्चरिंग का यह पूरा मामला था। एक वीडियो वायरल हुआ जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया। पूरी पोलिंग टीम जो थी, पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर दोबारा भी चुनाव कराया जाएगा उस पोलिंग बूथ पर। यह भी यहां पर क्लियर करना जरूरी है। फरुखाबाद के पोलिंग स्टेशन पर फिर मतदान होगा। जी हां, फिर से वोटिंग होगी। एटा जिले का अलीगंज फरुखाबाद सीट का यह पूरा हिस्सा है। चौथे चरण में यह दरअसल वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद यह पूरा मामला चुनाव आयोग के सामने आया। बार बार वोट डाल रहा था आरोपी राजन सिंह। जी हां, और इस पर कार्रवाई हुई है। संगीन धाराओं में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, पूरी पोलिंग टीम को भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो पोलिंग टीम होती है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है निष्पक्षता से मतदान करवाने की। जिम्मेदारी होती है हर एक व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करे, बेहतर तरह से करे, नियमों के अनुसार करे। यह जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी यह होती है कि समय से वोटिंग शुरू हो और समय से वोटिंग खत्म हो और हर कोई वोट डाले और नियमों के अनुसार डाले। लेकिन यहां पर जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद इस पूरे मामले पर यह कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, 5वां चरण भले ही चल रहा है, लेकिन अब तक क्या माना जाएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त हुई है? निश्चित तौर पर अजितेश, फरुखाबाद जिले का जो वीडियो वायरल हो रहा है बूथ कैप्चरिंग का, जिसमें एक युवक 8 बार वोट डालता हुआ दिख रहा है, और वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा पूरी टीम को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है और यहाँ पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर युवक बूथ कैप्चरिंग कर रहा है और साथ ही साथ वह वीडियो भी बना रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सख्ती और व्यवस्था सुरक्षित रखने का दावा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग के दांव पर एक तमाचा चला जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक्शन हुआ है और कार्रवाई भी आगे बढ़ गई है। पूरी टीम सस्पेंड कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नहीं, बिल्कुल आसिफ, लेकिन चूंकि मसला ये है कि दरअसल पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के बाद लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी और इस तरह की खबरें आने के बाद लगातार ये सफाई दी जा रही थी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला तब हो जाता है जब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी ये बात लगातार कह रही थी। हमने देखा चौथे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे में लगातार हमने खबरें भी चलाई। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कई ऐसे पोलिंग सेंटर्स थे जहां पर यह आरोप लगाए। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी का कांड, जिस वक्त यह आरोप लगाया कि दरअसल जो पीठासीन अधिकारी है उनके पास एक बटन है। मतलब कुल मिलाकर आरोपों में कितनी सच्चाई है यह अलग बात है, लेकिन गड़बड़ी हुई और सामने आई
और तब कार्रवाई हुई। जी, निश्चित तौर पर देश पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और यहाँ तक कि मैनपुरी, कन्नौज, साथ साथ लखीमपुर खीरी में भी मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था और कई मतदाताओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वोट किसी और पर डाल रहे हैं और क्या किसी और पर रहा है। और इस दौरान पीठासीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हुए थे, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने बड़े सफाई से सफाई दे दी। लेकिन फर्रुखाबाद का जो यह मामला आया हुआ है, अब यह पूरी तरह से भूचाल मचा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी वायरल हो गया और साथ ही साथ कार्रवाई भी, हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, पूरी टीम को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस बात का भी ऐलान हुआ कि यहाँ पर जो वोटिंग है वो कब होगी आसिफ? जी बिल्कुल, अभी फौरी तौर पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है और पूरी टीम को सस्पेंड करने की बात आ रही है। हालांकि अब तय किया जाएगा, चुनाव आयोग तय करेगा कि इस बूथ पर कब वोटिंग होगी और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी अच्छे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आप तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए। चूंकि आज लखनऊ में भी वोटिंग है तो उस पर भी नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। तो एक सख्त एक्शन था और एक्शन चूंकि बड़ा था और बेहद जरूरी भी था, क्योंकि दरअसल जब बात शुचिता की आती है और जब बात निष्पक्षता की आती है तो जो ऐसी खबरें हैं, जब कार्रवाई की खबर आती है तो चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ता, हालांकि भरोसा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर लखनऊ से, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। बूथ संख्या 1 पर ईवीएम मशीन खराब है। लखनऊ से ही खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की है। दरअसल मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ में नहीं हुई है, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर ये ईवीएम खराब हुई है। बूथ संख्या 1 पर ये ईवीएम खराब हुई है। और यहां पर अगर हम बात करें तो अपने आप पे, क्योंकि हर चरण की ये कहानी है और हर चरण में लोगों की जुबानी है कि दरअसल इस तरह की जो खबरें लगातार आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत है उस पर असर पड़ता है। हालांकि कितनी देर बाद इस पर जो संज्ञान लिया जाएगा ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की खबर आ रही है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। और ईवीएम मशीन खराब वाले मामले की अगर हम बात करें तो दरअसल फिलहाल अभी वोटिंग उस वजह से रुकी हुई है और ऐसे में ईवीएम मशीन बूथ संख्या 1 पर खराब हुई है और कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी हमारे संवाददाता हम तक अपडेट पहुंचाएंगे मामले से जुड़े हुए कि अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है, संज्ञान क्या लिया जा रहा है। और ऐसे में बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि कब तक जो है वो ईवीएम मशीन खराब जो है बनी है और कब तक वो ठीक होगी। तो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर बूथ संख्या 1 पर ये ईवीएम मशीन खराब हुई है। और ऐसे में फिलहाल अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको जल्दी ही बताएंगे कि दरअसल अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है और लगातार अपने एक्स पोस्ट के जरिए शिकायत की जाती रही है। तो एक और बड़ी खबर आ रही कैसरगंज से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने मतदान किया है। पत्नी के साथ करण भूषण सिंह ने मतदान किया और चूंकि कैसरगंज की जब बात आती है तो कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह को कैसे भूल सकता, उनके बेटे हैं करण भूषण सिंह। पत्नी के साथ करण भूषण सिंह ने मतदान किया है। प्रत्याशी हैं कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के। काफी रस्साकशी के बाद, काफी पशुपेश के बाद ये स्थिति साफ हो पाई थी। हालांकि युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह, वोटिंग की है। आप भी करिए, जहां जहां वोटिंग है आपके यहाँ पर, आप कम से कम वोट करें, घर से निकलें, पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है। और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको प्रेरित करने वाली हैं। वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं
जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट का ये नहीं है। 2-3 जगह में थोड़ा सा थ्रेडनिंग चल रहा है। बलागढ़ में एक बूथ में किया, धनियाखाली में कुछ बूथ में चल रहा है, कुछ जगह में ईवीएम मशीन इज नॉट वर्किंग, उसके ऊपर काम चल रहा है। धनियाखाली में मैं हूँ, सब लोग अभी बहुत अच्छा सिचुएशन है, सब लोग वोटाधिकार अपना अपना देंगे। कैंडिडेट के साथ कुछ नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि तृणमूल पार्टी का क्या है, वो तो ऐसे ही नाम सुन के टिकट मिल गया आ गया। लेकिन इसके इतना बड़ा बड़ा नेता है, सब लोग जानते हैं, सब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ममता बंदोपाध्याय का ये विश्वास नहीं है, अभिषेक बंदोपाध्याय किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर सिर्फ आईपैक के ऊपर रिसर्च करके इसने कैंडिडेट दे दिया है। तो और मतलब ये करप्शन के विरुद्ध में वोट हो रहा है, तो इसमें कोई कैंडिडेट का नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व में वोट हो रहा है। जितना करप्शन बंगाल में हो रहा है, देखना इतना सारा जो धमकी चमकी चल रहा है, क्यों चलेगा? हमारे साइड से तो नहीं है, तो काम नहीं किया, विश्वास नहीं है जनता के ऊपर, इसलिए हो रहा है। विकसित भारत और विकसित अयोध्या के लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। तो आपने लोगों को सुना और उसके बाद एक और बड़ी खबर ले लीजिए। बड़ी खबर हमीरपुर से, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वोट किया है। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी है साध्वी निरंजन ज्योति, और हमीरपुर में चूंकि वोट उन्होंने किया है, वोटर्स वो हमीरपुर की हैं और फतेहपुर से चुनाव लड़ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति राजनीति का कोई अनजाना नाम नहीं है, तमाम लोग जानते हैं, बेहद चर्चित चेहरा है और केंद्रीय मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, तीसरी बार मैदान में है। 2014 में चुनाव लड़ी, जीती, 19 में लड़ी, जीती, और इस बार अब मैदान में है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात इस बार जो उनके सामने प्रत्याशी है वो नरेश उत्तम पटेल है। नरेश उत्तम पटेल ये भी कोई अनजाना नाम नहीं है। अभी 10 से 15 दिन हुए होंगे जब समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का। हालांकि उसके पीछे कारण बताया गया कि वो प्रत्याशी हैं, उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। तो खबर ये है कि उन्होंने वोट किया, साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में ये वोट किया और फतेहपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, तीसरी बार बीजेपी की तरफ से ये मैदान में है, 2 बार जीत चुकी हैं। तीसरी बार क्या होगा 4 जून को पता चल जाएगा। नरेश उत्तम पटेल बनाम साध्वी निरंजन ज्योति की जो लड़ाई है ये किस मोड़ पर पहुंचेगी, किस अंजाम तक पहुंचेगी, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। तो और ये लंबी लंबी जो कतारें आप देख रहे हैं ये आपको प्रेरित करने वाली है। आप भी निकलिए घर से और वोट करिए प्लीज, ये जरूरी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका अधिकार है, अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। कौशाम्बी से एक और बड़ी खबर आ रही है। सिराथू के शहजादापुर में ईवीएम मशीन खराब हुई है, जहां पर बूथ नंबर 64 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और बूथ नंबर 186 पर भी ईवीएम मशीन खराब, जिसकी वजह से वोटिंग जो है वो थोड़ी देर रुकी हुई है। सिराथू विधानसभा के अटसराय बूथ का ये पूरा मामला है। तो 2 जगह से, कौशाम्बी के ही 2 जगह से ये जो ईवीएम मशीन है ये खराब हुई है और जिसकी वजह से वोट थोड़ी देर प्रभावित हुए। हालांकि चुनाव आयोग
जाहिर सी बात है लगातार नज़र बनाए हुए तमाम ऐसी जगहों पर और उनका निदान भी करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच अगर हम देखें तो थोड़ी देर बाद आपको हम अपडेट्स भी दे देंगे कि ये ईवीएम मशीन ठीक हो गई या नहीं हो गई, या ईवीएम मशीन बदली गई है और वोटिंग दोबारा शुरू हुई कि नहीं हुई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं और आम आदमी की तरह, और जाहिर सी बात है ये आम आदमी क्या, वीआईपीज क्या, वोट सब ईवीएम की बटन दबाकर ही डालते हैं। तो संजय यादव अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए और चंदन हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। दोनों संवाददाता लगातार, चूंकि कड़ी धूप है और कड़ी धूप में लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। चंदन, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। चंदन, चूंकि आप राजधानी में है इस वक्त प्रदेश की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका केंद्र कहा जाता है। लड़ाई राजनाथ सिंह बनाम रविदास मेहरोत्रा की है। समाजवादी पार्टी के दावे बड़े हैं या राजनाथ सिंह के वादे? देखिए अजितेश, अगर बात की जाए राजनाथ सिंह बनाम रविदास मल्होत्रा, तो ऐसे में देखिए अगर दावों की अगर बात करी जाए और वादों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अपने वादों पे और दावों पे खरे उतरते नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे हम गए हैं आज और हर पोलिंग बूथ पर जो मतदाता है उनकी कतार यानी उनकी भीड़ देखने को मिली है। तो ऐसे में साफ हो चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि चौथे चरण में और तीसरे चरण में देखा गया था कि वोट जो प्रतिशत था वो काफी कम आया था। उसके बाद से जो चौथे चरण का चुनाव हुआ था उसमें वोट प्रतिशत में काफी इजाफा देखने को मिला था। ऐसे में जो राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ जो सामने है उनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है रविदास मल्होत्रा, क्योंकि वो भी सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 2 बार से विधायक रहे हैं। चंदन, लखनऊ के बारे में अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी राजनीतिक कहानियां हैं। चर्चा अगर हम शुरू करें तो शाम हो जाए, खत्म ना हो। लेकिन फिलहाल आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि वोटर्स का मिजाज क्या है फिलहाल, जो वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है वो कितना है? जो पोलिंग सेंटर्स है वहां पर किस तरह की कतारें देखी जा रही हैं? लोग पहुंच भी रहे हैं या फिर लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जाएंगे, पहले जलपान कर लें, जबकि जरूरी तो मतदान है? देखिए अजितेश, अगर बात की जाए तो लखनऊ में जो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है हर पोलिंग बूथ पर, यानी भीड़ उमड़ी हुई है। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि जो राजधानी की जो जनता है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो ऐसे में हर पोलिंग बूथ पे जो जनता है वो उमड़ी हुई है, चाहे महिलाओं की बात करी जाए चाहे पुरुष की बात करी जाए, तो लगातार हर बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और लगातार जो है अपना मत देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो कई लोगों से बात हुई तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और उनका एक साफ संदेश भी है कि जनता निकले अपने घर से और घर से निकलकर पोलिंग पे जाए और अपना वोट जो है, अपना जो मत है उसका प्रयोग करे। तो ऐसे में तमाम चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। और संजोग की बात यह है कि देखिए 2 संवाददाता इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक लखनऊ और एक अमेठी, और दोनों ही उत्तर प्रदेश की हॉट सीट हैं। संजय के पास जरा आना चाहता हूं। संजय, आप चूंकि लगातार अमेठी पर नजर बनाए हुए हैं, आप लगातार वहां से चप्पे चप्पे पर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। स्मृति ईरानी और केएल शर्मा, ये लड़ाई 2024 की है। 2019 में ठीक उल्टी थी, किशोरीलाल शर्मा की जगह राहुल गांधी थे। इन तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर आपसे सवाल करूं उससे पहले वोटर्स का मिजाज बता दीजिए। मौसम की मार कितनी है और वोटर्स का मिजाज क्या है? हम अमेठी के प्राथमिक विद्यालय का जो ये बूथ है रामनगर वाला, वहीं पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इस समय जो सियासी गर्मी है वो भी जो है हाई पर है। और दूसरी बात, अगर मौसम के तापमान की बात करें तो टेम्परेचर हाई है, लेकिन ऐसे में जो वोटर हैं वो सुबह 7 बजे से ही बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और वोटर का मिजाज ये है कि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये जो महिला सुरक्षा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अमेठी में कर रहे हैं। एक तरफ जहां केएल शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला
बिल्कुल 2024 का अलग है और ये मुकाबला कड़ा है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आज जो ये प्रत्याशी हैं जो 17.5 लाख के समथिंग वोटर अमेठी में है, जो 1923 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आज इन जो दिग्गज चेहरे हैं इनकी जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे। ईवीएम में कैद हो जाएगा। संजय, चूंकि मैं जानता हूं आप तमाम लोग जो हैं वो अकेले डटे रहकर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहते हैं, अगर संभव हो, चूंकि आप पोलिंग सेंटर के बाहर हैं, अगर संभव हो तो कुछ तस्वीरें अगर हमें दिखा सकते हैं, अगर ये संभव है तो कोशिश करिएगा। और अगर ये संभव फिलहाल नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी वजह से, तो फिर सवाल का जवाब ये बता दीजिएगा कि दरअसल जो लोग हैं आप उनका रुझान किस तरह का निकल कर आ रहा है। और चूंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 9 बज चुका है और अब तक चुनाव आयोग की तरफ से जब आंकड़े जारी होंगे तब होंगे, लेकिन फिलहाल नजर क्या आता है आपके आकलन के अनुसार? जी, कहीं ना कहीं जैसे जो वोटर जो है वो लगातार कतारों में लगे हुए हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर तस्वीरें हमारे सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाई, ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं ये अपने मताधिकार प्रयोग के लिए बूथों पर पहुंची है। और इस समय टेम्परेचर भी जो है, मौसम का भी टेम्परेचर जो है हाई है। चलिए आपसे दोबारा एक बार कोशिश करते हैं संजय, हम जुड़ने की, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मेरी भी, और आपकी आवाज़ भी मुझ तक नहीं आ पा रही है। चंदन हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, अब आ जाते हैं एक बार लखनऊ पर वापस से। लखनऊ में दरअसल ये कहा जाता है कि दरअसल मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन कुछ दिनों से जो लखनऊ का मौसम है और जो सियासी मौसम है वो मुस्कुराने वाला नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को घायल करने की कोशिश की जा रही है, पुराने मामले उठाए जा रहे हैं, अटल जी से लेकर लालजी टंडन तक, और उसके बाद राजनाथ सिंह। क्या कह रहा है लखनऊ? जो लखनऊ की जो सीट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से लालजी टंडन और अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद लगातार 2 बार के सांसद रहे राजनाथ सिंह। इस बार तीसरी बार राजनाथ सिंह मैदान में उतरे हैं और लगातार जो जनता है वो उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि जो अब जनता है राजधानी की, वो टेम्परेचर, यानी क्योंकि गर्मी काफी हो रही है और ऐसे में जो जनता है वो भी लगातार आ रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है, क्योंकि जो राजधानी की जनता है उसकी ये ठाना है एक बार फिर कि राजनाथ सिंह को एक बार फिर सांसद बनाना। तो ऐसे में जो जनता है वो हर पोलिंग बूथ स्तर पर अगर हम बात करें तो हर पोलिंग बूथ पे लगातार जो जनता है वो जाने का प्रयास कर रही है और लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जो लखनऊ के डीएम है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हर पोलिंग बूथ स्तर पर जा रहे हैं और जो पोलिंग बूथ है वहां के लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो मतदान करने जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो चाहे निर्वाचन आयोग की बात कर ली जाए, चाहे पोलिंग बूथ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात कर ली जाए, चाहे पुलिस की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन जो जनता है वो भी लगातार आने का प्रयास कर रही है और लगातार आ रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। जी चंदन, अभी तक अगर हम बात करें, चूंकि 9 के ऊपर अब समय हो गया है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है वोटिंग को लेकर? कहीं से कोई ईवीएम मशीन को लेकर, किसी पोलिंग स्टेशन को लेकर कोई खबर? देखिए, एक पोलिंग स्टेशन की बात करी जाए तो बीकेटी में एक पोलिंग स्टेशन था जहां पर एक ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, लेकिन समय रहते ही उसको भी जो है पोलिंग मशीन पे वो मशीन चेंज कर दी गई। उसके बाद जो लोग हैं वो लगातार अब पहुंच रहे हैं और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी सुचारू रूप से चल रही है और लोग पहुंच रहे हैं और लोग अपना मतदान कर रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ कुंवर दिवाकर सिंह भी जुड़ गए इस वक्त कैसरगंज से। चंदन, आपके पास में आ रहा हूँ, बाकी अपडेट्स आप तक लूंगा। कुंवर दिवाकर, कैसरगंज में हैं आप, और जब कैसरगंज में है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे भूल सकते हैं, करण भूषण सिंह को कैसे भूल सकते हैं? फिलहाल कैसरगंज का जो सियासी मौसम है वो क्या कह रहा है, और खास तौर पर जो असली वाला मौसम है यानी कि धूप, वो क्या कह रही है? कैसरगंज कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और यहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। बहराइच जनपद में 2 विधानसभा 5 ब्लॉक पड़ते हैं, गोंडा जनपद में 3 विधानसभा पड़ रही हैं और बहराइच और गोंडा जनपद के दोनों जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशासन दोनों सक्रिय हैं। आधा क्षेत्र बहराइच का लगता है, आधा गोंडा का लगता है। यहाँ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह लड़ रहे हैं और सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा जी लड़ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन सपा भाजपा कहीं न कहीं भारी पड़ रही है और जहां पयागपुर विधानसभा के रहने वाले हैं भगत राम मिश्रा जी,
यहाँ थोड़ा इनका चित्र है। और बाकी जो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, भावुकता का क्या मामला है ये? दरअसल अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह थोड़े भावुक ज्यादा हो रहे हैं जो नहीं देखे जाते थे। ये वोटिंग का असर है या फिर वाकई में दिल में जो है वो टीस है? दिल में टीस है, कहीं न कहीं सांसद रहे हैं, अभी वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, कहीं न कहीं पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट उनके बेटे को मिला है और बेटे को जिताना चाह रहे हैं, पूरा दिल जान लगा से प्रचार कर रहे हैं और जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 2,69,000 वोट से जीते थे, लेकिन कहीं न कहीं मार्जिन कम हो जाएगी, लेकिन सीट भाजपा की निकलती नजर आ रही है। यहाँ काफी लोग जो है भाजपा में उत्साहित है। इनका क्षेत्र जो है बिश्नौरपुर गांव लगता है, बिश्नौरपुर के मतदाता इधर कन्नैलगंज है, मुजैना है और सकरा विधानसभा, यहाँ सुबह से ही मतदान जारी है। पुलिस प्रशासन की मुद्दे पर असल मुद्दा है दरअसल वोटिंग। फिलहाल वोटर्स का रुझान कितना है? किस तरह से वोटर्स घर से निकले हैं सुबह सुबह? क्या सुबह निकले हैं, जल्दी लाइन पे लगे हैं, वो सुबह वोट निकले हैं, लोग मतदान कर रहे हैं लोग। और दोपहर में घाम हो जा रहा है, इसलिए लोग जल्दी ही निकल चुके हैं और धूप काफी कड़ी है, लेकिन प्रशासन ने काफी व्यवस्था करा रखा है। पोलिंग बूथों पर टेंट लगाया है, गुब्बारा से सजाया है, मॉडल बूथ बनाया, पानी पीने की व्यवस्था है, सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशासन लगातार भ्रमण पर है। अब मतदान जो शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन मुद्दा कहीं न कहीं लोगों का है कि विकास नहीं हुआ है और जो है राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन जो है ये लोगों का कहना है। लेकिन जो मतदान कर रहे हैं लोग और बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल दिवाकर, इसके साथ ही साथ चूंकि अगर संभव हो और अगर आप किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर हो तो हम कुछ तस्वीरें भी देखना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे तब दिखा दीजिएगा तस्वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद जब आप पहुँचे तब दिखा दीजिएगा, और अगर आप अभी वहाँ पर हैं तो कोशिश करिएगा कुछ तस्वीरें दिखाने की। ये भी तो हम थोड़ा इधर बाहर आ गए थे, अभी कुछ देर में दिखा नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप नज़र बनाकर रखिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि कैसरगंज की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। और जब कैसरगंज की बात होती है तो बहुत सारी तस्वीरें जो है वो सबके ध्यान में आ जाती है। एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सम्मानित मतदाता बंधुओं, आज 5वां चरण है, ये उनका कहना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी अपील है, आप सभी मतदान अवश्य करें। आपका वोट सशक्त सुरक्षित भारत का आधार बनेगा, तो विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा, यह भी उन्होंने कहा। और चूंकि एक बात और कही, ध्यान रहे पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हालांकि इस बात पर इंडिया वॉइस भी जोर देता है और हम लगातार कह रहे हैं, चुनाव आयोग भी कहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वोट करने की अपील। और दरअसल देखिए, मसला यह है कि वोट किसी को भी करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। और बार बार इस बात को दोहराना जरूरी इसलिए हो जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ये आप वोट कर किसी पर कोई एहसान नहीं करते, आप वोट करिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपके वोट से आपका जो अगला 5 साल है वो सुरक्षित होगा। आपके मन में रहेगा कि आपने जिसको चुना उसकी सरकार है, आपने जिसको वोट दिया उसकी सरकार है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अमेठी का। अमेठी से संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे थे हम नहीं देख पा रहे थे, अब सब कुछ ठीक है। एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए अमेठी का मिजाज। अखिलेश जी, हम दिखाना चाहेंगे, ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये बड़ी सारी मात्रा में जो महिलाएं हैं, ये अपने घरों से निकलकर कहीं न कहीं मतदान के लिए पहुंची हैं बूथ पर। और इतनी तपिश के बाद भी ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं न कहीं जो राष्ट्र के निर्माण में जो इनकी अपनी जिम्मेदारी है, जिसको मतदान को लेकर यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। और काफी लाइनें हैं, देखो पुरुष और महिला ये अलग अलग लाइनों में है। लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इनका मिजाज है और किस तरीके की ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा है इस बार वोट करने का? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा है इस बार महिला के लिए वोट करने का, मतदान करने का? तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं थी जिनका कहना है कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो ये इनका अपना निजी विचार है, कहाँ मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा अखिलेश की अमेठी जो है
कहीं हॉट सीट है। हॉट सीट में एक बार केएल शर्मा और स्मृति ईरानी आमने सामने है और अमेठी में इन्हीं दोनों सीटों पर जो कुछ पुरुष वोटर्स भी इधर एक बार उनसे भी पूछिएगा, इधर उनसे भी समझ लिया जाए। क्या नाम है? सुहेल खान जी, इस बार मतदान बूथ पर पहुंचे हैं, क्या मुद्दा है वोट करने का? मुद्दा क्या है नहीं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर, सनातन, क्या मुद्दा है आपका वोट करने का? मुद्दा कोई नहीं है, वोट देना है बस। अच्छा, वोट देना है। वोट देना। क्या नाम है आपको? हाँ। तो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? शिक्षा महंगाई। शिक्षा महंगाई पर। तो अजितेश जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये देखा जाए तो महंगाई पर कुछ लोग जो है जो कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर वोट जरूर कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि तीसरी बार। हालांकि लोगों का ये कहना है, जैसा कि सुना आपने। अब ऐसे में चूंकि सवाल ये है और मसला भी यही है, वोट करिए, किसी को भी करिए, बस मुद्दों पर करिए, ये सोच कर करिए कि आपका आने वाला जो 5 साल है वो आप कैसा चाहते हैं। बड़ा सवाल है, बात छोटी सी है लेकिन बेहद जरूरी है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। और एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ प्रियम पाठक जुड़ गए हैं, लखनऊ से ब्यूरो चीफ। प्रियम, आप देखिए आज लकी है, वोटिंग वाले दिन हर जर्नलिस्ट जो है वो ये चाहता है कि वो फील्ड पर हो। और देखिए मैं खड़ा हूं स्टूडियो में और आप हैं फील्ड में। अच्छी बात यह है कि दरअसल आप नजदीक से समझ पाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का रुझान क्या है। तो दरअसल बता दीजिए इंडिया वॉइस के दर्शकों को कि लखनऊ की जनता फिलहाल वोटिंग को लेकर किस तरह से घरों से निकल रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए। बिल्कुल अजितेश, देखिए वो लोग निकल रहे हैं घरों से, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं या किस आधार पर वोट कर रहे हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहले एक बार आपको मैं नज़ारे जो है कैमरे के जरिए दिखाऊं कि जो पोलिंग बूथ हैं उन पर क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देखें और जो अभी तक मतदान करने के लिए नहीं निकले हैं वो घरों से बाहर आएँ। इस वक्त मैं गोमती नगर में स्कॉलर्स होम में हूँ, ये मतदान केंद्र है और ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर अब से महज कुछ देर में आप देखेंगे रक्षा मंत्री जो है देश के राजनाथ सिंह और लखनऊ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रही बात अगर लोगों की, तो आप देखिए लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। मेडिकल हेल्प डेस्क जो है वो तैयार करी गई है लोगों के लिए, जो उनको पूछताछ कुछ करनी हो तो उसके लिए डेस्क तैयार करी गई है। लोग आप देखें सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं, आने का जो सिलसिला है वो लोगों का जारी है। लोग यहाँ पर आए हैं और अपने हिसाब से जो है उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरों के जरिए आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे, तो सभी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद हैं। मतदाताओं को किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखने का जो है वो कोशिश करी गई है और कहीं ना कहीं वो तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतदान प्रतिशत अब से कुछ देर में जो है सुबह 9 बजे का पहला मतदान प्रतिशत जो है वो भी आ जाएगा। 5वें चरण का आज मतदान चल रहा है। सेंटर है, बड़ा सुंदर सजाया गया है, ऐसे बड़ा मतलब बेहतर इंतजाम किए गए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो पोलिंग सेंटर है उसको सजाया गया है, आकर्षक बनाया गया है। अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो सेल्फी एरिया जो है उसको तैयार किया गया है ताकि जो लोग आएँ वो यहाँ पर सेल्फी लें और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकें, ताकि उसके जरिए जो अन्य लोग हैं वो भी प्रेरित हों। और लोग आपको यहाँ पर जो वोट डाल के आए उसके बाद आपको सेल्फी लेते हुए भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सबके जरिए एक मैसेज देने का प्रयास है। और केवल ऐसा नहीं कि केवल सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया, पीछे की ओर आप देखेंगे तो मेडिकल हेल्प डेस्क तैयार करी गई है ताकि अगर कोई यहाँ पर मतदाता आता है, और क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो चूंकि गर्मी बहुत हो रही है तो ऐसे में मेडिकल किट्स जो हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं, रखी हुई हैं। पीने का जो पानी है वो अभी तक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फेज जो रहा उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो रही वोटिंग प्रतिशत कम का एक कारण ये भी कहा गया कि दरअसल जो मौसम था वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से रहा। आज जो है वो लखनऊ का जो मौसम है वो किस तरह का है, और चूंकि आप फील्ड पर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरह से उसको फील कर पा रहे होंगे, वोटर्स पर इसका कोई असर पड़ रहा है क्या अभी तक? देखिए अजितेश, अभी सुबह का वक्त है तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम का कोई असर खास तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग आने से बच रहे हों। आप साफ तौर पर देखेंगे जो लोग हैं वो आपको लगातार इस केंद्र पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं सुबह से ही, जब से मतदान जो है वो शुरू हुआ है। और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यहाँ पे जो मतदान है वो फिलहाल संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दावे किए गए थे कि सभी तैयारियां रखी गई हैं, मतदाताओं को किसी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो वो साफ तौर पर आपको यहाँ पे नजर आएगा।
जो आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए जो लोग हैं यहाँ पर वोट डाल कर आए हैं, उसके बाद इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो दूसरों को प्रमोट करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। लोग जो अभी तक मतदान करने के लिए नहीं निकले हैं वो मतदान करने के लिए निकल कर आए। आप साफ तौर पर देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया, अन्य जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो मतदान जो है प्रतिशत, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण में बढ़ा, तीसरे चरण में उससे ज्यादा हुआ और चौथे चरण में बेहतरीन मतदान प्रतिशत देखने को मिला था। तो आज जब 5वें चरण का मतदान हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि आज भी जो है मतदान, जब शाम तक जो मतदान प्रतिशत पूरा होगा वो बेहतर होगा। कुछ लोग हैं जो मताधिकार का अपने प्रयोग करके आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप सुबह सुबह आई हैं, मताधिकार का आपने प्रयोग किया है, क्या कहना चाहिए? हमने बहुत अच्छा, हर व्यक्ति को करना चाहिए मताधिकार को, ये हमारा अधिकार है, हमारे भारत के भविष्य का भी कर्तव्य है, इसके वोट अवश्य करें। अन्य लोगों के लिए भी, सभी के लिए यही मैसेज? यही है, सबको वोट करना चाहिए, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और भी लोग हैं, आप बताइएगा, आप आई हैं सुबह सुबह, आपने मतदान किया है, और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? और लोगों के लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करके अच्छी सरकार चुनने का, अच्छा व्यक्ति लाने का, जिससे देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, युवाओं का भला हो, सबका भला हो। इसलिए अच्छी सरकार चुनने के लिए हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। अगर बात की जाए सुविधाओं की, जैसा कहा गया था, तो मतदान केंद्र पर किस तरीके की सुविधाएं आपको मिली? किसी तरीके की कोई समस्या हुई है? कोई समस्या ऐसी तो नहीं है, क्योंकि गर्मी एक समस्या है, तो उसका भी हम लोग अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन ही मिला है, ये उत्सव के रूप में हम सब लोग इसको मना रहे हैं और अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या का नहीं। आप बताइएगा, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अभी क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपनी वो फिंगर आप दिखाएं जो मतदान करके आई हैं आप, तो वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। बहुत ही बढ़िया। देखिए, हम अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि विकास, ओनली विकास, आज जो हम देख रहे हैं सड़क से लेके आकाश तक, ठीक है, वो हमको सब दिख रहा है और इस विकास की वजह से ही हम लोगों ने मतदान किया। और हम चाहेंगे कि हर बार ऐसी सरकार आए और हम लोग इतनी उन्मुक्तता से जी सकें और विकास कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए, इसके अलावा आप देखिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी दिखेंगे, यूथ भी जो है वो बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ कि इनके क्या मुद्दे हैं और जब ये वोट करने आए हैं तो किस तरीके से औरों को मैसेज देंगे। आप सुबह सुबह आई हैं, आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मेरा सेकंड वोट है। मैंने पिछली बार जब यूपी का इलेक्शन तब पहली बार वोटिंग की थी। इस बार सेंट्रल का पहला वोट है मेरे साइड से। कंसर्न ये है कि जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट राइट नाउ रूलिंग, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स यूथ एज वेल। और लाइक मेरा मुद्दा पहला ये है कि वुमेन को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जा रही है इस गवर्नमेंट में। इफ़ आई टॉक अबाउट 33% रिजर्वेशन तक दिया गया पार्लियामेंट में, बड़ी बात है ये। थोड़ा सा ये है कि अभी भी जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट दी गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज द प्राइवेट जॉब, थोड़ा सा इन लोगों को, डिपार्टमेंट्स को भी थोड़ा सा वुमेन को एक इनिशिएटिव देना ज़रूरी है, बिकॉज टू एन एक्सटेंट वुमेन अब इक्वली स्टैंड कर रही हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट विद द मेन, तो आई एम माई सेल्फ, आई एम अ फीमेल एंड आई एम अ लॉयर, सो आई नो हाउ द सिनेरियो इज। इफ आई टॉक अबाउट द हाई कोर्ट एज वेल, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अभी है, लाइक हमें अभी इतना वो नहीं दिया जाता है, मेजॉरिटी में मैन काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, वो आपके मुद्दे होंगे। एक ये मैसेज मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप सुबह सुबह आई हैं, आपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान प्रतिशत अभी तक हमने देखने को मिला 4 चरणों का जो मतदान हुआ, उसमें जो उम्मीद थी उस हिसाब से मतदान नहीं हुआ। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी और यूथ को, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और आप अभी मैंने देखा जैसे आपने सेल्फी ली, तो उसके जरिए कैसे आप प्रमोट करेंगी, लोगों को कैसे अवेयर करेंगी कि वो आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं, ये आपकी एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये सबकी ड्यूटी बनती है कि वो आए यहाँ पे वोटिंग दे। इफ आई टॉक अबाउट द यूथ अगर नहीं वोट देगा तो हम कि आप, उनका कोई हक नहीं बनता कि फिर वो किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करें। सो मेरा मैसेज सिंपल सा ये है कि अगर आपकी पहली वोटिंग है तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, सेकंड है तो बिल्कुल भी आना। इट्स लाइक यू शुड वोट, इनिशियली यू शुड वोट, बी ऑफ एनी एज। ज़रूरी है वोट करना, वोट करेंगे तभी चेंज आएगा आपके लाइफ में, आपकी कंट्री पे इनिशियली। एंड तो बिल्कुल अजीतेश, आप देख रहे हैं लोगों के जो विचार हैं, आप देखिए लोग, यूथ हों चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, सभी निकल कर आए हैं। सुबह का वक्त है ये, चूंकि गर्मी का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में आपके लिए मैं अपने जो हमारे जो दर्शक हैं जिनका मतदान को करना है, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सुबह सुबह का जो वक्त है ये बहुत बेहतर वक्त है। आप सुबह सुबह निकल कर आइए, अपने मतदान में जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए। और कहीं ना कहीं चूंकि जिस तरीके से आप देखें और जिस तरीके से जो हम भी लगातार इस तरह की जो आप रिक्वेस्ट है लोगों से कर रहे हैं कि वोट करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और प्रियम, आपसे भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप भी अपना बहुत ध्यान रखें, और चूँकि आप दिन भर आज फील्ड पर हैं और धूप बहुत है तो खास ध्यान रखें इस बात का। लेकिन अब जरा लखनऊ पर आ जाते हैं, एक बार लखनऊ की सियासत की बात कर लेते हैं प्रियम। ये लखनऊ ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालजी टंडन तक और वहाँ से लेकर राजनाथ सिंह तक, और 2019 में उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थी वो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी तक को देखा। सवाल ये है और मसला भी अपने आप में ये है कि लखनऊ की जो जनता है, क्या रुझान कह रहा है लखनऊ का। देखिए अजितेश, अगर लखनऊ के सियासत की बात करें या लखनऊ की लोकसभा सीट की आप बात करिए तो ये पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट रही है, और जो यहाँ के मतदाता हैं उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी को यहाँ पे लंबे समय से जो है वो दिल्ली तक भेजा है। यहाँ के कैंडिडेट, यहाँ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो चुने जाते रहे, उसके बाद लालजी टंडन जो हैं उनको मौका देते रहे, उसके बाद 2014 हो 2019 हो, इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी को जो है यहाँ से मौका फिर से मिला। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसीलिए इस सीट को हमेशा से ही बीजेपी की पारंपरिक सीट के तौर पर कहा जाता रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अब राजनाथ सिंह चूंकि यहाँ से आज तीसरी बार उन्होंने बतौर प्रत्याशी वो मैदान में हैं, 2 बार पिछले जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं वो दोनों ही चुनाव वो जीते हैं, और इस बार भी उनको उम्मीद है कि इस सीट को वो जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की जो सीट है वो काफ़ी चर्चा की सीट रहती है, और ये वजह आप देखें साफ तौर पर तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो वोटर्स हैं, ज़्यादातर माना जाता है कि चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपर क्लास के लोग हैं और वो माना जाता है कि बीजेपी के वोटर्स रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सेफ सीट रही है। और लंबे समय तक जो या देश की राजधानी हो, कहा जाता है कि वहाँ की जनता जो होती है वो बुद्धिजीवी होती है और बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो फैसला करती है। हालांकि जो ग्रामीण जनता होती है, असली जनता अगर हम देखें मुद्दों पर जो है वोट वो भी करते हैं, लेकिन बाकी जगह जो है वो बुद्धिजीवी ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे में जब लखनऊ की चूंकि हम बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की तो हमने बात की प्रियम, लेकिन इसमें एक और चेहरा है, और वो चेहरा है रविदास मेहरोत्रा, जो कि अचानक से अखिलेश यादव की तरफ से सामने आए, और जब वो आए तो काफ़ी विवादों में भी रहे, और उनका विवाद क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। ऐसे में जनता के सामने 2 चेहरे हैं, एक राजनाथ सिंह है, एक रविदास मेहरोत्रा है। रविदास मेहरोत्रा को लेकर अगर हम बात करें, हमारे साथ भी उन्होंने कई बार बातचीत की, आपके साथ भी उन्होंने कई बार बातचीत की। एक चीज में हमेशा लूपहोल नजर आया कि नहीं आया कि जब बात ये होती थी कि सरकार अगर आप बना लेंगे फिर क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि सरकार बनने के बाद बैठकर बात करेंगे। जबकि अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं तो जरूरी ये है कि पहले से चीजें तय हों कि कैसे करेंगे। अजितेश, देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत जो गठबंधन तैयार हुआ है उसके जरिए रविदास मेहरोत्रा को यहां से बतौर प्रत्याशी उतारा गया है। लेकिन अगर आप साफ तौर पर देखें, जो पूरा चुनाव प्रचार प्रसार का जो पूरा दौर रहा है, उस दौरान की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए बीजेपी की तरफ से हर जगह पर रैलियां की गई हैं, रोड शो किए गए, जनसभाएं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर पहुंचे लखनऊ के, वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन वहीं आप चूंकि उनके विपक्ष में रविदास मेहरोत्रा है राजनाथ सिंह के, अगर आप देखें तो उनके संपर्क में उस तरह की कैंपेन देखने को नहीं मिला है। तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जहां पर आपको लगता है कि आप फाइट कर रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप नहीं वहां पे आप प्रतिद्वंदी के तौर पर, तो वो ऐसा कहीं पे सिनेरियो जो है वो देखने को नहीं मिला है फिलहाल लखनऊ में। और यही वजह है, अगर आप देखिए तो ना इस तरीके के रोड शो के, हालांकि जरूर प्रचार प्रसार के एक दिन पहले जरूर अखिलेश यादव ने एक छोटा रोड शो जरूर यहाँ पर किया, लेकिन वो काफी नहीं था जिस मुकाबले पर बीजेपी ने तैयारी करी है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आप देखिए कि जिस लेवल पर बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं, उस लेवल पर जो है अन्य पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो देखने को नहीं मिली हैं। साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, कई केंद्रीय नेतृत्व के जो बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आए, खुद राजनाथ सिंह जो है लगातार उन्होंने कैंपेन करी, बैठकें करी हैं, जनसभाएं करी हैं, लोगों से मुलाकात करी, संवाद किए। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो रविदास मेहरोत्रा की तैयारियां या उनके पक्ष में कैंपेनिंग करते हुए उनके खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो उस तरीके से नजर नहीं आए हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम, और आप नज़र बनाकर रखें, आपसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते भी रहेंगे और आपसे तमाम बड़े अपडेट्स लेते भी रहेंगे। नज़र बनाकर रखिए। तो बड़ी खबर और बड़ा दिन, और बड़ा दिन इसलिए है चूंकि अब आप जो बढ़ रहे हैं वो एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां चरण है, उसके बाद 6वां और 7वां, उसके बाद सीधा देश के अंदर सरकार किसकी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। तो 49 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज राहुल, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो किस राज्य की कौन सी सीट पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है और इन सीटों पर 2019 का इतिहास क्या कुछ रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो ये 8 राज्य हैं जिनमें वोटिंग लगातार जारी है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा और मोहनलालगंज और लखनऊ शामिल है। सबसे पहले सबसे हॉट सीट रायबरेली की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको रायबरेली का बता दें। कांग्रेस से सोनिया गांधी तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी, सोनिया गांधी इस सीट को जीत गई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो अब की बार कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। अमेठी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको अमेठी का बता देते हैं। बीजेपी से सांसद स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं तो अमेठी से अब की बार बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जालौन की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जालौन का बता देते हैं। बीजेपी ने भानु प्रताप वर्मा तो बीएसपी ने अजय सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले जालौन की तो बीजेपी से एक बार फिर से भानु प्रताप सिंह तो समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार चुनावी मैदान में है। झांसी की बात कर ले। झांसी का 2019 का इतिहास आपको बता दे। बीजेपी से अनुराग शर्मा तो सपा से श्याम सुंदर सिंह यहां पर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। झांसी के बीजेपी ने एक बार फिर से अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से प्रदीप जैन चुनावी मैदान में है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हमीरपुर का बता दे। बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल तो बीएसपी से दिलीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले हमीरपुर के तो बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। गठबंधन के प्रत्याशी है अजेंद्र सिंह राजपूत तो बीएसपी ने निर्दोष दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। बांदा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से बांदा का बता देते हैं। बीजेपी से आरके सिंह पटेल तो सपा से श्याम चरण गुप्ता चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। बांदा की अगर बात करें तो अब की बार 2024 के रण में बीजेपी ने आरके सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है तो समाजवादी पार्टी से शिव शंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। फतेहपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको फतेहपुर का बता दें। बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी मैदान में थी तो बीएसपी से सुखदेव प्रसाद वर्मा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं फतेहपुर की तो बीजेपी ने एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया है तो समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में है। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको कौशाम्बी का बता दें। बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में थे तो समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर ले कौशाम्बी की तो बीजेपी से एक बार फिर से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज तो बीएसपी से शुभ नारायण चुनावी रण में है। बाराबंकी की बात कर ले। 2019 का इतिहास आपको बाराबंकी का बता दे। बीजेपी से उपेंद्र सिंह रावत तो फिर सपा से राम सागर रावत चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले बाराबंकी के तो बीजेपी से राज रानी रावत चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से तनुज पुनिया पर भरोसा यहां पर जताया गया है। फैजाबाद की बात यहां पर कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से फैजाबाद का बता दे। बीजेपी से लल्लू सिंह
तो समाजवादी पार्टी से आनंद सेन यहां पर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें फैजाबाद की, तो बीजेपी ने यहां पर फिर से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में है। कैसरगंज सीट की बात कर ले, 2019 का इतिहास आपको कैसरगंज का बता दे। बीजेपी से ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो बीएसपी से चंद्रदेव राम चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले, कैसरगंज से अब की बार करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से भगत राम और बीएसपी से नरेंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। गोंडा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको गोंडा का इतिहास बता दे। बीजेपी से कृति वर्धन सिंह, तो समाजवादी पार्टी से विनोद कुमार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी ने फिर से कृति वर्धन सिंह पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी से अब की बार श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। मोहनलालगंज सीट की बात कर ले, 2019 का आपको मोहनलालगंज का इतिहास बता दे। बीजेपी से कौशल किशोर, तो बीएसपी से सीएल वर्मा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी से कौशल किशोर को यहां जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले मोहनलालगंज सीट की, तो बीजेपी से फिर से कौशल किशोर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार आरके चौधरी को यहां से टिकट दिया है। लखनऊ सीट की बात कर ले, 2019 का आपको जल्दी से लखनऊ का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से 2019 में राजनाथ सिंह यहां से जीते थे। समाजवादी पार्टी के पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार 2024 की लड़ाई की अगर बात करें, बीजेपी से एक बार फिर से राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। अब बात झारखंड की कर लेते हैं। 3 सीटों पर चुनाव है, इसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चतरा सीट की। 2019 का इतिहास आपको चतरा का बता दें। बीजेपी से सुनील कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, तो कांग्रेस से मनोज कुमार यादव, यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने काली चरण सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कृष्णानंद त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। हजारीबाग सीट की बात कर ले, 2019 का आपको इतिहास हजारीबाग का बता देते हैं। बीजेपी से जयंत सिन्हा, तो कांग्रेस से गोपाल प्रसाद साहू चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं, तो बीजेपी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कोडरमा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको कोडरमा का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, तो जेवीएमपी ने बाबूलाल मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा था। यहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सीपीआईएमएल की तरफ से विनोद कुमार सिंह पर भरोसा जताया गया है। 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इंडिया वॉइस महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया वॉइस।